नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप देख रहे हैं करियर लाइव। आज का हमारा उन्वान है स्पॉट एडमिशन इन BUMS। आज का ये प्रोग्राम उन हज़ारों तलबा के लिए है जो मेडिकल फील्ड में अपना रोशन मुस्तकबिल देखते हैं, लेकिन दाखिले के पेचीदा मराहिल और कम नंबरों की वजह से परेशान रहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुनहरी मौका BUMS में स्पॉट एडमिशन। जी हाँ, वही BUMS जिसे तिब्बी यूनानी, हिकमत और जदीद मेडिकल साइंस का हसीन इम्तिजाज कहा जाता है। वही कोर्स जो नौजवानों को डॉक्टर बनने का बावकार रास्ता फराहम करता है, और वही मैदान जिसकी मांग मुल्क और बैरून मुल्क में तेज़ी से इस वक्त बढ़ रही है। आज के शो में हम न सिर्फ स्पॉट एडमिशन के अमल को आसान ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस सिलसिले में स्टूडियो में मौजूद माहिर तालीम आपकी रहनुमाई भी फराहम करेंगे। और सबसे हैं, आप अपने सवालात बराह रास्त फ़ोन कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। माहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो आपके जवाब देंगे। तो अगर आप मेडिकल की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या अपने करियर के बेहतरीन फैसले की तलाश में हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत मौजू है। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया मेडिकल काउंसिल एक्सपर्ट और माहिर तालीम अब्दुल रब आरिफ साहब को। अब्दुल रब साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका मुंसिफ टीवी में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो BUMS स्पॉट एडमिशन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करिए, BUMS है क्या? क्योंकि बहुत से लोगों को, खासकर अगर घर वालों की हम बात करें, बच्चे तो जानते हैं लेकिन घर वाले कि सबके दिमाग में MBBS BUMS क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए। सबसे पहले तो आजम साहब, मैं आपका और मुंसिफ की मुकम्मल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आपने कहा कि BUMS, देखिए दरअसल हमारे पास जो है ना एक सेक्शन मेडिकल का अलग बना हुआ है जिसको हम कहते हैं आयुष, और AYUSH जो यानी अल्फ़ाबेटिकल हैं ये। तो इसका है फुल फॉर्म, A से है आयुर्वेदा, Y से है योगिक साइंसेस एंड नेचुरोपैथी, और उसके बाद U से है यूनानी, S से है सिद्धा। सिद्धा का मामला ऐसा है कि ये सिद्धा जो है ना हर जगह पे इसका चलन नहीं है। ये सिर्फ जो है ना साउथ में, तमिलनाडु और केरला में बहुत ज़्यादा इसकी यानी चलन है। और उसके बाद है H से है होम्योपैथी। होम्योपैथी तो जर्मन का इन्वेंटेड है, आप जानते ही हैं। तो जहाँ तक यूनानी का आपने सवाल उठाया, तो यूनानी जो है ये एक हमारी जो है ना इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसमें जो है हमारे पास यूनान से ये तरीक़े इलाज और इसकी दवाएं वगैरह जो है ना हमारे पास आई। यानी एलोपैथी आने से पहले से ही है ये, लेकिन इसको जो है ना बाद में जब एलोपैथी का चलन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा जो है ना बाजू हटा दिया गया था, जिसकी वजह से यूनानी के बारे में बहुत कम लोग जो है ना जानने लगे। और इसमें थोड़ा जो है कंट्रीब्यूशन हमारे अपने लोगों का भी है, जो यूनानी के लोग हैं, जो यूनानी से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, जो यूनानी की रोटी खाए हैं, वो भी जो है ना आज अपने बच्चों के लिए यूनानी को प्रीफर नहीं करते हैं। तो उस वजह से जो है ना अब हमारे पास यूनानी का थोड़ा चलन कम हो गया है। अब रिसेंट जो और एक हमको मार ये पड़ी है कि रिसेंटली जो एक डिसीजन आया है कोर्ट का कि यूनानी जो डिग्री किए हैं, UMS जो किए हैं, ये एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इससे पहले हो रहा था कि यूनानी की डिग्री लेके नाम के लिए डिग्री यूनानी की होती थी, लेकिन सारी प्रैक्टिस जो है ना एलोपैथी में कर रहे थे लोग, जिसकी वजह से जो है ना यूनानी का चलन बिल्कुल कम होता चला जा रहा था। तो अब उसको जो है ना बैन कर दिया गया है। रिसेंट जो है ना कोर्ट का डिसीजन है कि अब यूनानी जो करेंगे या आयुर्वेदा जो करेंगे, आयुर्वेदा वालों के लिए भी है, आयुर्वेदा सबके लिए, जितना इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ना उसके लिए, सबके लिए जो है ना ये लागू कर दिया गया है। लेकिन आयुर्वेदा के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूँ, देखिए शुरू से ही गवर्नमेंट का एक जो है बड़ा सौतेला सुलूक यूनानी के साथ रहा है। उसकी मेन वजह है उर्दू। तो आयुर्वेदा को जो है ना गवर्नमेंट, अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है, बूस्ट कर रही है आयुर्वेदा को। बल्कि जिपमर जो है हमारा पुडुचेरी में, दो हैं जिपमर, एक पुडुचेरी में, एक कराईकल में है, और दोनों जो है ना पुडुचेरी में ही है। तो वहाँ पर जो है ना इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है, ऑर्डर्स भी शुरू हो गए हैं। तो अब आयुर्वेदा को जो है ना एलोपैथी के साथ ज्वाइंट कर दिया गया है, मिला दिया गया है, और दोनों को मिला के कहा जा रहा है कि मिक्सोपैथी। तो जो लोग आयुर्वेदा करेंगे और साथ में जो है ना उनको एलोपैथी भी दिखाया जाएगा। अब ये लोग आयुर्वेदा करने जाते, चाहे तो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर अब्दुल रब साहब जानना चाहूँगा कि जो पढ़ाई की बात होती है, जो कोर्स की बात होती है, मेरे एक दो जानने वाले हैं जो BUMS किए हैं, उन्होंने कहा कि जो MBBS
का कोर्स है, तकरीबन हमको भी वही पढ़ना जी होता जी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए 3rd ईयर तक यानी चाहे यूनानी का हो, आयुर्वेदा का हो, इसीलिए तो कहा गया है ना बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं सर्जरी पे भी सवाल करने वाला था, यूएस में सर्जरी का क्या, जी, जी। क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान तो सर्जरी नहीं करते वो, लेकिन थर्ड हाँ। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होती है, ठीक तो है। इनको बिल्कुल एमबीबीएस के एटपार्ट बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को इंडिपेंडेंटली सर्जरी करने का परमिशन नहीं है। ये माइनर जो है ना, कुछ फोड़े हैं, फूंसी है, इस टाइप की जो है ना कर सकते हैं, जर्राही लेकिन जिसको बोलते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल से जो है ना छोटे। उसको कर सकते हैं। लेकिन जो जहां तक के और इवन ही आप एमबीबीएस करने के बाद भी जो है ना सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जन होना है इसलिए उसको। नहीं कर सकते कि उसके लिए आपको एमएस करना जरूरी है। एक एमडी भी सर्जरी नहीं कर सकते, वो तो फिजिशियन होते हैं एमडी। तो इस एतबार से जो है ना यूनानी को खामखा के जो है ना लोग जो है वो बनाए हुए हैं, बहु बनाए हुए हैं कि भाई यूनानी करने से हमको सर्जरी का परमिशन नहीं मिलेगा, एलोपैथी प्रैक्टिस। भाई आपको जिस मेडिसिन जिस एरिया में आपको मेडिकल तालीम मिल रही है उस एरिया में आप अपने आप लेके जाइए ना, प्रैक्टिस करके लेके जाइए। तो इस एतबार से जो है ना यूनानी बहुत अच्छा कोर्स है, और जो लोग करना चाहते हैं और डिमांड है, और खास तौर से हमारे जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसका कोविड के बाद से बहुत ज्यादा जो है ना अब मांग हो लोग गई है। रिवर्स हो रहे हैं, बहुत मांग हो गई है, एलोपैथी को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो है चाहे वो आयुर्वेदा हो या यूनानी हो, होम्योपैथी तो खैर उतना चलन में नहीं है हमारे पास, नेचुरोपैथी को भी लोग उतना ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन ये दो कोर्स जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है, यूनानी करो या आयुर्वेदा करो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जानना चाहूंगा, क्योंकि स्पॉट एडमिशन आज का हमारा जी, उन्वान है, जी, इस पर हम आएंगे, जी, क्योंकि बीयूएमएस के ताल्लुक से हमने शुरुआत किया है, तो जी। जो मदरसा बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनकी भी कुछ सीटें यहाँ पर मुख्तस होती हैं। नहीं नहीं, तो वो साइंस वगैरह तो नहीं पढ़ के जी, आते जी, हैं, तो जी, जी। उनके लिए किस तरह से मौके मिलते हैं उसमें? देखिए जो मदरसा करके आते हैं बच्चे, उनके लिए ये चाहे कोई मेडिकल कोर्स हो, चाहे आयुष का हो, एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, आपके लिए मैंडेटरी ये है कि 10+2 में जो है ना आपको BPC पढ़ना लाजिम है। चाहे किसी जबान में पढ़िए, आप उर्दू में पढ़िए, तेलुगु में पढ़िए या इंग्लिश में, किसी में भी पढ़िए। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10+2 यानी 4 साल, और उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो अब जो मदरसा बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अगर वो वहां पर BPC किए हैं और इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़े हैं, और वो अगर टास्क का एग्जाम देते हैं, तो उनको जो है ना इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर हमारा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इशू करता है। उसकी बेसिस पे ये लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, आपने तो तेलंगाना का जिक्र किया, मैं हमदर्द की अगर दिल्ली की बात करूं, जी, जी। वहाँ पे जो बिल्कुल मदरसा बैकग्राउंड से बच्चे हैं, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं शायद। नहीं, बिल्कुल इंग्लिश आना जरूरी है। इंग्लिश आना और जरूरी बायोलॉजी फिजिक्स का मैंडेटरी यानी मिनिमम 50% मार्क्स लेना कंपलसरी है। उसके बगैर आप नीट में जो है ना अपियर ही नहीं हो सकते हैं। नहीं, बगैर नीट के एडमिशन नहीं मिलता है इसमें? बिल्कुल नहीं, कोई मेडिकल कोर्स में जो है ना बगैर नीट के एडमिशन नहीं मिलता है। और अगर कोई आपको यह कहे कि ऐसा फॉरेन यूनिवर्सिटी में हम बगैर नीट के आपको एडमिशन दिला देंगे, मतलब आपके साथ धोखा कर रहे हैं। फॉरेन में भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको नीट में अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई का क्या है इसमें, मार्क कितना? क्वालिफाई जो है ना हर साल चेंज होता है। जैसे इस साल जो है नीट में 144 जो मार्क्स लाए हैं वो ही क्वालिफाई है। मतलब अगर 143 भी कोई लाया है तो वो जो है ना नीट में पार्टिसिपेट करने का कोई अब्रॉड में अगर जाना चाह रहा है तो 145 मिनिमम, 144 मिनिमम होना है बिल्कुल इस साल के लिए, इस साल के लिए। तो चलिए नाज़रीन, स्पॉट एडमिशन इन बीयूएमएस आज का ये हमारा उन्वान है। इस ताल्लुक से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो अब्दुल रब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। अब्दुल रब साहब, उन्वान की तरफ जो आज का हमारा मौजूद है उसकी तरफ आते हैं, स्पॉट एडमिशन इन बीयूएमएस। तो ये स्पॉट एडमिशन क्या है? देखिए थोड़ा सा इसको जो है ना हमको पीछे से समझते आना पड़ेगा। यूनानी जितने भी आयुष के कोर्सेस हैं या एमबीबीएस के बीडीएस जो भी कोर्सेस हैं, इनमें सिर्फ वही कंडीशन है जो अभी मैंने आपको बताया कि 10+2 में जो है ना आपको BPC करना है और साथ में जो है ना एक इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना है। लेकिन जो कैंडिडेट्स यूनानी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक एडिशनल कंडीशन है कि वो कैंडिडेट जो 10th में या 12th में उर्दू, अरबिक या पर्शियन एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, वही यूनानी में पार्टिसिपेट करने का अहल होता है। तो इस एतबार से जो है ना यूनानी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 10th में या 12th में उर्दू या अरबिक या पर्शियन जो है ना आप पढ़े हुए हो, ये कंपलसरी है। लेकिन इसमें हुआ ये कि बाद में NCISM ये तो जो है ना 2019 या 20 तक जो है ना ये चलन चल रहा था, इसमें कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन बाद में NCISM में जो है ना एक छोटा सा पैरा ऐड हुआ, एक छोटा सा बदलाव आया उसमें कि जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं
अगर वो लोग उर्दू नहीं भी पढ़े हैं तो वो जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। SC ST OBC OBC जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है ना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर जो BUMS का है उसमें उनको जो है ना उर्दू से फर्स्ट ईयर उनको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ आके जो है एक नई कहानी शुरू हो गई है। अब चूंकि जो है ना हो सकता है कि यूपी वगैरह में बच्चे उर्दू पढ़ते हैं या तो उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन साउथ में जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ना एक मसला है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो उर्दू नहीं जानते हैं, तो वो एडमिशन ले लेते हैं या उनको एडमिशन दिला दिया जाता है, बाद में जो है ना उसमें उनको फेलियर्स भी होते हैं, पास भी होते हैं, बहरहाल कई प्रॉब्लम्स हैं। तो जनरली अब हमारे पास हो क्या गया है, यूनानी में जो अब हमारे पास एक ही यूनानी कॉलेज है जो सिर्फ गवर्नमेंट है, जिसको हम कहते हैं GNTC, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, जो चारमीनार शिफा खाने में वाक़ है। और ये हुजूर निज़ाम के ज़माने से शुरू हुई है और वहीं से चलती आ रही है। तो यहाँ पर हुआ है कि जो हमारे 94 सीट्स हैं GNTC में, 94 सीट्स हैं, जिसमें से 20 सीट जो है ना EWS के लिए है, तो 74 सीट जो है ना स्टेट के लिए मख्तस है। तो उसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा ले लेता है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरे जाते हैं 15% यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले भरे जाते हैं। तो इस एतबार से हमारे पास 67 सीट्स बच जाती हैं। तो 67 सीट्स में 50% रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को देना है और 50% जो है ना ओपन कैटेगरी को देना है। लेकिन यहाँ पर भी इस साल मैंने देखा है कि रिजर्वेशन कैटेगरी को 41 सीट्स अलॉट की गई और बाकी के जो कम बचे हुए थे वो ओपन में हो। क्यों हुआ मुझे अंदाजा नहीं है, हालांकि 50% होना चाहिए था। तो अब इन 50 हमें हर साल का जो आप जो बता रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन का जो मसला है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं हर फेज में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपना एप्लीकेशन डाल देते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट नहीं करने की वजह से वो सीट्स क्या है कैरी फॉरवर्ड होते नेक्स्ट फेज के लिए। ऐसे ही जो ना हर साल जो है हमको यानी तकरीबन जब तक के स्टेट वैकेंसी राउंड या एडिशनल स्टेट वैकेंसी राउंड नहीं हो जाता कि वो KNIGHS में जाके जो है ना बार बार जो है एहतजाज करना पड़ रहा है कि भाई ये सीट्स खाली है, इनको भरी है। तो इसका रूल क्या कहता है कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट दो हिस्सों में मुनक़सम है रिजर्वेशन, एक है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और दूसरा है OBC। बिल्कुल। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रूल में यह कहा जाता है कि अगर शेड्यूल कास्ट में कैंडिडेट्स नहीं है, वैकेंसीज है, तो वो वैकेंसीज को नेक्स्ट जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको उसमें ट्रांसफर किए जाए। तो मतलब नेक्स्ट ST है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उसमें उसको भर दिया जाए। और अगर उसमें भी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है ST में भी, तो उन सीट को जो है ना कन्वर्ट करके ओपन में दिया जाए, उन सीट को कन्वर्ट। अब यहाँ पर कन्वर्शन आ जाता है। तो और वैसे ही जरा OBC के जो सीट बच जाती हैं, तो चूंकि हमारे पास दूसरी जगह पे ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास क्योंकि BCE का एक हमारे पास 4% रिजर्वेशन है मुस्लिम्स के लिए, तो अगर OBC में सीट्स बच जाती हैं तो वो सीट्स BCE को देना पड़ेगा। अगर BCE में भी सफिशिएंट कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर उनको भी कन्वर्ट करके ओपन में देना पड़ेगा। तो एक कन्वर्शन जो होता है, एक कन्वर्शन के लिए आप ऑनलाइन में एडमिशन नहीं करवा सकते, इसलिए नहीं कर सकते ऑनलाइन एडमिशन। अगर आप ऑनलाइन का नोटिफिकेशन इशू करेंगे, इशू करने के बाद फिर वही होगा जो फर्स्ट फेज में बच्चे डाले थे रिपोर्ट नहीं किए, सेकंड फेज में डाले रिपोर्ट नहीं किए। तो अब ये इसमें आप जो है ना ये फेज में भी अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो वो डाल देंगे, एप्लीकेशन डाल देंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज कर देंगे, लेकिन रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस एतबार से स्पॉट एडमिशन जो है ना उसको कहा जाता है। अभी अब हमारे पास जो है जैसे इस साल 5 फेज हो चुके, काउंसलिंग के 5 फेज यूनानी के, जैसे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, मापअप के बाद स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर एडिशनल मिला के 5 राउंड हुए, 5 मिला पूरे एडिशनल स्टे वैकेंसी राउंड तक आके 5 राउंड हुए। अब इसके बाद में भी अगर आप ऑनलाइन जो है वेब ऑप्शंस के लिए नोटिफिकेशन इशू करेंगे तो बच्चे तो अप्लाई करेंगे, फिर रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो डेट जो है ना हमारी यानी टेंटेटिव अभी जो मालूम हुई है। अच्छा, KNIGHS की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कभी भी कोई चीज पब्लिक में ओपनली डिक्लेयर नहीं करते, वगैरह पर नहीं डालते, बिल्कुल हर चीज को छुपा के ऐसे रखते हैं जैसे कि जो है ना कोई यानी इंडियन डिफेंस का मामला है
KNRHS का सबसे बड़ा मसला ये, जबकि आप NTR यूनिवर्सिटी में देखेंगे एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर। अब आप जैसे कि जो है ना सीट अलॉटमेंट कर दिया आप, तो लिस्ट में KNRHS नीचे जो NTRHS जो है ना विजयवाड़ा जो यूनिवर्सिटी है नीचे खुली तरीके से लगता है लास्ट रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कैंडिडेट सो एंड सो बाय सो एंड सो टाइम दे हैव टू रिपोर्ट, यानी लिस्ट के यानी जो फुटनोट होता है उसमें लिख देता है। लेकिन KNRHS ये काम कभी नहीं करता, उसको जो है ना डिक्लेयर ही नहीं करते कि भाई इसमें जो ये फेज में बच्चों को जो सीट अलॉट हुई है उनको कौन सी तारीख में कौन से टाइम तक रिपोर्ट करना है। तो इस वजह से पब्लिक जो है ना हमेशा मुब्हम यानी उसमें रहती है। तो KNRHS को स्पॉट एडमिशन करने के लिए अभी जो सीट्स बची हुई है 5 राउंड खत्म हो चुके हैं। अब हमारी यानी क्लोजिंग डेट क्या है पता नहीं, जो सुनने में आया है क्या 9 दिसंबर या 10 दिसंबर, तो भाई ये कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है ना, KNRHS डिक्लेयर नहीं किया है, ऑफिशियली मालूम नहीं है। तो कैंडिडेट्स को और पेरेंट्स में जो है ना एक किस्म का पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ये हर साल जो है ना KNRHS से गेम खेलते हैं। तो इस साल भी जो है ना ऐसा ही हुआ है कि हमारा एडिशनल वैकेंसी राउंड खत्म हो चुका, 5 राउंड हो गए, तो बच्चे बेचैन थे के साथ। और जब हम कॉलेज बच्चे जो है ना तकरीबन 60-70 बच्चे कॉलेज को गए जाके मालूम करें कि एडिशनल वैकेंसी राउंड होने के बाद कितनी सीट्स बची हैं। तो एडिशनल वैकेंसी राउंड की लास्ट डेट, अच्छा ये भी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया KNRHS ने डिक्लेयर नहीं किया। कॉलेज में जाने के बाद मालूम हुआ कि 30 नवंबर वाज द लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर जी हाँ, ये मालूम करने के लिए गए। तो 74 सीट्स में से 17 सीट बची हुई है, 74 में से 17 सीट मतलब 67 में से 17 बची है, 50 फिलअप हुई है और ऑल इंडिया कोटा की 3 बाकी है। तो वहां पर कॉलेज में बात मालूम हुई। तो 30 नवंबर चूंकि जो है ना क्लोजिंग डेट थी रिपोर्टिंग की, तो उसके बाद में जो बची है तो 17 सीट। लेकिन 3 दिसंबर को KNRHS एक लिस्ट इशू करता है जॉइंट कैंडिडेट्स की, जिसमें जो है ना नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स की बताता है कि 16, मतलब 1 सीट जो है का डिफरेंस आ रहा है। और जब 30 को सिर्फ 16 बच्चे रिपोर्ट किए हैं, तो फिर 3 तारीख को ये 30 को जो है ना 17 वैकेंसीज खाली थे। 30 नवंबर को यानी कितने 17 वैकेंसी खाली थे। तो 3 दिसंबर को जब आपने नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इशू की तो उसमें 16 बता रहे हैं, तो फिर 1 सीट गई कहां पर? अच्छा, फिर रूल ये कहता है कि जो कैंडिडेट सीट अलॉट किए हैं जिनके लिए और जिनको रिपोर्टिंग टाइम और डेट दिया गया है, अगर वो कैंडिडेट उस टाइम और उस डेट के अंदर वहां पर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको KNRHS के लिए 1 लाख की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी और 3 साल के लिए वो आयुष के पूरे कोर्सेज के लिए बैन हो जाएगा कैंडिडेट। तो इस एतबार से तो अब ये एक कैंडिडेट का जो डिफरेंस आ रहा है, तो इसके माने ये हुए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब इस अगरचे हम इसको जो है ना थोड़ा और डीपली जाके देखते हैं तो मालूम नहीं होता है कि एक तो एक कैंडिडेट कोई भी हो गया, हमको पता नहीं, अंदाजा नहीं है हमको, तो वो कैंडिडेट को जो है ना 1 लाख पे करने से और 3 साल के बैन से बचाया गया को कम कर दिया लिस्ट। और ये जो है ना कैंडिडेट का आप हक तलफी कर दिए जिसको और एक सीट मिल सकती थी। तो इस एतबार से जो है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है KNRHS के एडमिशंस में। अच्छा, ये स्पॉट एडमिशन के ताल्लुक से हम बात करें, ये मसला इसी साल पैदा हुआ या हर साल होता है? हर पिछले साल कुछ सीटें खाली रह गई हों जी, या पूरी भर गई थी? बहुत सही बोल रहे हैं आप। अदर कोर्सेस में हमेशा जो है ना मापअप में ही क्लोज हो जाता है मामला, लेकिन चूंकि यूनानी का जो मामला मैंने अभी बताया कंडीशन के उर्दू पढ़े हुए होना चाहिए, तो ये जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स की जो सीट्स होती है वो हर साल बचती है। तो आपने देखा होगा 2023 में 19 सीट 2023 में 19 सीट इन लोगों ने जो है ना फिलअप नहीं किया और वैकेंट गई बिफोर लास्ट ईयर सीटें खाली है जी, 19 सीट छोड़ दिए, बिल्कुल कोई किसी का एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब हमको जो डिस्प्ले किया जाता है अंदर क्या हुआ है किसी को फिलअप किया वो नहीं मालूम है। तो वो जो अथॉरिटी है वो लोग जाके मालूम करेंगे तो पता चलेगा। लास्ट ईयर भी यही हुआ, 13 सीट खाली थी। तो लास्ट ईयर भी एक डेलीगेशन जो है ना KNRHS को गया और वहां पर उस जमाने में वाइस चांसलर साहब दूसरे थे, करुणा के रेड्डी साहब, अभी तो नंद कुमार रेड्डी साहब थे, वो किन वजूहत से पता नहीं है उन्होंने रिजाइन किया। तो उनकी जगह पर जो है ना इंचार्ज वाइस चांसलर मिस्टर रामेश रेड्डी को जो है ना अपॉइंट किया गया है, जो कहा जाता है कि यादाद्री मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो एडिशनल चार्ज दिया गया उनको। खैर वो उनका आपसी मामला अंदरूनी मामला है।
तो जब जाके एक ये डेलीगेशन वहां पर मिला दिसंबर को 28 को, तो उन्होंने ओपनली कह दिया कि मैं नहीं भरता, जाओ आप कोर्ट को जाके आप सीट के वाली क्लेम करो। तो अब ये कोई बात नहीं हुई ना सर। देखिए आपका रूल कह रहा है जिम्मेदार आदमी उसको इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। तो देखिए आपका जो प्रॉस्पेक्टस है, आयुष का जो प्रॉस्पेक्टस है, आयुष के प्रॉस्पेक्टस में ये बात खुली तरीके से लिखी हुई है। पैराग्राफ 6 कैपिटल A 1 और 2 सब प्यारा जो है ना, उसमें खुली तरीके से लिखी हुई है कि इफ सफिशिएंट कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल in reservation category, they should be converted into open category and they should be filled in by eligible open general candidates। ऐसे ही ओबीसी के ताल्लुक से भी 6B जो कैपिटल B होता है उसमें लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे खुली तरीके से बात लिखी हुई है, तो अब आप 5 जो है ना राउंड कंप्लीट होने के बाद में भी आपके पास जो सीट्स बची हुई है, फिर ये करो जो है ना आप लोगों को आप ऑनलाइन डालिएगा, क्या माने होते हैं इसके माने ये है कि आप डेट क्लोज करना चाहते हैं और ये सीट जो बच जाती है उनको छोड़ देना चाहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो है ना लास्ट ईयर 2024 में 19 दिसंबर को एक ऑर्डर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेडिकल सीट्स आर प्रीशियस, दे शुड नॉट गो वेस्ट व्हेन द कंट्री इज फेसिंग ए ग्रेट डेफिसिट ऑफ डॉक्टर्स। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको कोई सीट खाली नहीं करना है और आप जो है ना 9 दिसंबर या 10 दिसंबर जो भी है टेंटेटिव कहा जा रहा है, ऑफिशियल तो डिक्लेयर नहीं है, और उससे पहले आप जो है ना ये सीट नहीं फिलअप करते हैं तो फिर जो है ये सीट फिर खाली जाएगी जैसे 2023 में चले गए थे। लास्ट ईयर इसी के ऊपर झगड़ा हुआ, तो बाद में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब उनके सामने पेश किया गया, वाइस चांसलर को पेश किया गया, तो उन्होंने जो है 29 को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि स्पॉट वैकेंसी राउंड। अब कल 2 दिन पहले जो है मेरी रजिस्ट्रार से बात हुई, मैंने फोन पे रजिस्ट्रार से बात किया कि सर ऐसा ऐसा मामला, आप स्पॉट वैकेंसी राउंड क्यों डिक्लेयर नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि स्पॉट वैकेंसी राउंड का कहीं पर कोई यानी तस्करा ही नहीं है। अरे मैं बोला सर ये लास्ट ईयर आपने किया ना, सॉरी आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए उसका। अरे भाई आप नोटिफिकेशन आप इशू करें, नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, उसकी कॉपी देख सकते हैं ना आप निकाल के। बोले नहीं आप बताइए, वो भी मैं भेजूं? अच्छा ठीक है, वो भी मैं ईमेल कर दिया। बोले कि नहीं कन्वर्ट करना बोलते कहाँ लिखा हुआ है? अरे बोला आपके प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है, उसका भी स्क्रीनशॉट भेजो आप। चलिए मैं ईमेल कर दिया, तो ईमेल आप उठाए नहीं, तो फिर उनकी सेक्रेटरी को मैं फोन किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर मीटिंग में है, मैं उनको बता देती हूँ। आज तक जो है ना मेरा ईमेल का जवाब आ रहा है, कोई जवाब नहीं। अच्छा इस बीच में हुआ है कि यहाँ से एक वफ्द गया कैंडिडेट्स का, तकरीबन 25 पेरेंट्स और कैंडिडेट्स मिलके गए वहां पे KNRHS में। तो KNRHS को जो है ना ऐसा लगता है मुझे कि डिफेंस फैक्ट्री बना दिया गया है। आपका दाखिला अंदर नहीं, पहले सिक्योरिटी आपको अंदर जाने नहीं देता और आप अंदर चले गए बड़ी मुश्किल से समझिए। तो रिसेप्शन में जो है ना वो कहते हैं कि आपको जो भी कहना है यहाँ बैठिए, आप बोलिए, हम फोन करके मालूम करके आपको बोलते हैं। तो अभी जब पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हमको रजिस्ट्रार से मिलना है, तो मालूम यह हुआ कि रजिस्ट्रार साहब जो है ना हाई कोर्ट का में केस था तो हैदराबाद गए हुए हैं। तो जाहिर है कि भाई अगर रजिस्ट्रार साहब गए हैं, वाइस चांसलर साहब नहीं है, तो नेक्स्ट जिम्मेदार कोई दूसरा ऑफिसर तो होता है ना, तो सुनेगा ना भाई, सुनना चाहिए ना। तो खैर बहरहाल वो बड़ी तकरार के बाद में जो है ना 2 पेरेंट्स को और 2 कैंडिडेट्स को जो है ना डिप्टी जॉइंट रजिस्ट्रार कोई मैडम नागालक्ष्मी है, उन्होंने बुलाया, बुला के उन्होंने कहा कि नहीं हम फिलअप करेंगे, लेकिन स्पॉट वैकेंसी राउंड का कहीं पे भी हमारे पास चलन नहीं है। अरे भाई आपका नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है 29 दिसंबर को, आपने नोटिफिकेशन इशू करा जिसमें खुली तरीके से लिखा है आपके यानी KNRHS के लेटर हेड पे कि स्पॉट वैकेंसी राउंड फॉर रिमेनिंग सीट्स ऑफ आयुष। और आप जब लिस्ट भी रिलीज किए स्पॉट वैकेंसी करके, उसमें भी लिखा है कि कैंडिडेट्स filled in with the vacant seats in स्पॉट वैकेंसी राउंड। तो आप अच्छा जब तक आप स्पॉट वैकेंसी राउंड कंडक्ट नहीं करेंगे, तो लास्ट ईयर जो है ना 31 को स्पॉट वैकेंसी राउंड हुआ जिसमें कुछ एक दो कुछ आयुर्वेदा की सीट्स थी और 13 जो है ना BMS की सीट्स थी उनको भरा गया। नेचुरोपैथी में भी कोई। अच्छा आपने आयुष का यहाँ पर जिक्र किया अब्दुल साहब, तो आयुष में होम्योपैथ भी आता है, इसके अलावा आपका आयुर्वेद भी आता है, फिर BMS यूनानी जिसको कहते हैं। ये दिक्कतें जो एडमिशन की आ रही हैं सब में आ रही हैं या सिर्फ यूनानी में ही आ रही है? सिर्फ यूनानी में ही आ रही है। ये हमेशा जो है ना मैंने बताया ना कि उसका रीजन यही है, कन्वर्शन ऑफ सीट्स का प्रॉब्लम है।
लेकिन अब इस साल जो है ना आयुर्वेदा की भी सीट्स बाकी बची हुई है और कुछ नेचुरोपैथी की भी बची हुई है सीट्स। तो ये जो है ये इस प्रॉब्लम का बार बार हर साल जो है ना KNRHS को जाके पेरेंट्स या कैंडिडेट को एहतजाज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका रूल कह रहा है, अच्छा फिर आपको किसी से परमिशन भी लेना नहीं है और भी कोई हायर अथॉरिटी से NCI से स्पेशल परमिशन लेना है इसको भरने के लिए, ऐसा भी नहीं है। आपके रूल में लिखा हुआ है, आपके प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि अगर क्लोजिंग से पहले, अब क्लोजिंग डेट आप 9-10 बोले, आप 9-10 में जो है ना अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो फिर बच्चे जो है ना वो एप्लीकेशन डालेंगे, या कोई दल उनको बोल के डलवा देंगे और वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सीट फिर खाली जाएंगी। तो स्पॉट वैकेंसी राउंड के माने ये है कि आप एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं कि जो कैंडिडेट्स आयुष के लिए एलिजिबल हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया इतनी सीट्स खाली है। जो भी जैसे इस साल की जो है ना आपने 16 कहा, कॉलेज वालों ने कहा कि 17 है, तो एक सीट किधर गई उसका खैर वो जो लोग हैं जिम्मेदार वो उसके जो है ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो। तो 16 सीट्स खाली है, यूनानी में, आयुर्वेदा में इतने खाली है, नेचुरोपैथी में इतने खाली है। इनके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दीजिए, कोई एक तारीख मुकर्रर कर दीजिए। वहां पर जो है ना आप लास्ट ईयर काकतिया यूनिवर्सिटी में जो है ना अकेडमी यानी स्पॉट वैकेंसी राउंड के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया था। स्पॉट वैकेंसी राउंड बुलाने से होता यह है कि जो कैंडिडेट जाते हैं वहां पर तो उनको सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ऑन द स्पॉट वो पेमेंट कर देते हैं, ऑन द स्पॉट अपने सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं और अलॉटमेंट लेटर लेके आप आ जाते हैं, अपने कॉलेज में आके रिपोर्ट कर देते हैं। तो वहां पर जो है ना सीट खाली जाने का सवाल नहीं पैदा होता। अगर आप ऑनलाइन फिर से कॉल फॉर करेंगे तो फिर वो सीट खाली जाने का खदशा पैदा हो जाता है। तो इसीलिए स्पॉट वैकेंसी राउंड के माने हैं कि कैंडिडेट्स को जो भी मुकाम बताया जाता है, चाहे काकतिया यूनिवर्सिटी हो या KNRHS हो या जो भी है उस्मानिया हमारे GNTC हो, गवर्नमेंट या तिब्बी कॉलेज और आयुर्वेदा के कॉलेज, हर कॉलेज को अलग अलग बच्चे नहीं जा सकते। तो खैर यहाँ पर जो है ना आप बच्चों को बुलाएंगे, बुला के जो है ना बच्चे जब जाएंगे तो ये कहते हैं कि आप आते वक्त यूनिवर्सिटी की 8,000 की एक DD लेके आइए, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, और उसके बाद आप ये कीजिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और जीरोक्स के जो है ना सेट लेके साथ में आइए, आके जो है ना वहां पर हमको अप्लाई कर दीजिए। तो ये लोग बच्चे वहां पर जाए, टाइम दिया जाएगा, डेट जो फिक्स की गई है स्पॉट वैकेंसी की। तो कैंडिडेट जाएंगे जो यूनानी के लिए जाएंगे, जो आयुर्वेदा के लिए जाएंगे, अदर जो भी जाएंगे तो वो जाने के बाद जो है वहां पर इनसे एक छोटा सा एप्लीकेशन दिया जाता है डेटा के लिए, जिसमें लिखा जाता है कि नाम आपका, ऑल इंडिया रैंक और आपके मार्क्स कितने हैं और जो है ना DD का नंबर वगैरह डाल देके जो है ना आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, DD और जो जेरॉक्स सेट होता है वो लगा के जो है ना आप वहां पर दे देते हैं। अब जाहिर है कि अगर 16 सीट है तो 16 बच्चे तो नहीं आएंगे, 20-25 बच्चे आएंगे, तो वो ले लेंगे। लेके फिर वहां पर भी जो है ना रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाता है 1 बजे तक। मिसाल के तौर पर समझिए, मिसाल बता रहा हूं मैं, 11 बजे आपको बुलाए हैं तो 2 घंटे या लंच तक वेट करेंगे, फिर कोई रिजर्वेशन कैंडिडेट आता है क्योंकि सीट्स उनके हैं ना, कन्वर्ट करना है उनको। तो 2 बजे मिसाल के तौर पे आफ्टर लंच जो है ना उनको ये बता दिया जाता है कि भाई अब कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, तो अब हमने जो मेरिट लिस्ट बनाई है वहां पर जो टीम बैठी रहेगी उस एतबार से ये 16 कैंडिडेट जो है ना सेलेक्ट हुए हैं, आप लोग ठहर जाइए, बाकी के जो कैंडिडेट्स है वो अपने एप्लीकेशन DD और लेके आप लोग चले जा सकते हैं और उनको वहां पर स्पॉट पे जो है ना अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है और अलॉटमेंट लेटर लेके कॉलेज में आके चाहे तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे जो है ना रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बातचीत का ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो नाजरीन, अगर आप भी BOMS में एडमिशन लेना चाहते हैं और स्पॉट एडमिशन इस वक्त खुला हुआ है, आप कोशिश कर सकते हैं, एक चांस है और आपके पास। अब्दुल रब साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जो मशवरे दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब्दुल रब साहब, लगातार हम BOMS के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। जी। क्या सारे जो कैंडिडेट हैं जी जो नीट में अपीयर हुए हैं जी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या कुछ इसके साथ कंडीशन है वही लोग कर सकते हैं अप्लाई? देखिए, एक तो पहला मैं आपको बता जाए कि यूनानी का जो कंडीशन है वो तो उर्दू या अरबी का वो हो गया, उसको हम बादू रखते हुए सारे कैंडिडेट से मतलब जो आयुष का नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए इशू हुआ था KNRHS की तरफ से या ऑल इंडिया कोटा की तरफ से, आयुष के लिए एक अलग नोटिफिकेशन इशू होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऑल इंडिया कोटा में जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं वो लोग ऑल इंडिया कोटा में आयुष कोर्सेस में अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। और जो हमारे हम चूंकि स्टेट नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हम बात KNRHS की कर रहे हैं, हमारे तेलंगाना स्टेट की कर रहे हैं, कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आयुष रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के तहत जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया, सिर्फ वही कैंडिडेट जो है ना आयुष के कोर्सेज में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। जितने नीट पास किए हैं वो लोग नहीं होंगे। अगर चलिए नीट पास भी किए हैं आप और इसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप आयुष में जो है ना एडमिशन के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अच्छा, जिसने नीट क्वालिफाई कर लिया, जिस तरह का आपने जिक्र किया, तो एमबीबीएस में एडमिशन उसको एक तरह से रैंकिंग के हिसाब से मिल जाती है, तो इसके लिए क्या अलग से अप्लाई करना पड़ेगा बीएमएस के लिए, या होता ना कि नंबर जिस हिसाब से उसका कट ऑफ आया उस हिसाब से उसको एडमिशन? जी बिल्कुल सही। देखिए पहले होता क्या है मालूम है, हमारा जो काउंसिलिंग प्रोसेस होता है, काउंसिलिंग प्रोसेस में पहले हमारे पास दो कैटेगरी होते हैं, एमबीबीएस मतलब मेडिकल और आयुष, दो अलग कैटेगरी है। फिर मेडिकल में जो है ना दो अलग कैटेगरी होते हैं, एक होता है कन्वेनर कोटा और दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा। कन्वेनर कोटा के तहत आते हैं एक कैटेगरी के कैंडिडेट जिसमें जो है ना सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 50% सीट्स भरी जाती हैं कन्वेनर कोटा के तहत। और मैनेजमेंट कोटा जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ही पार्टिसिपेट करते हैं। और मैनेजमेंट कोटा में फिर दो किस्म की सीट होती हैं, एक होती है बी कैटेगरी और एक होती है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी जो है वो एनआरआई के लिए एक्सक्लूसिव यानी रिजर्व है। बीएमएस में भी होता है? बीएमएस में भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने के जैसे मैंने बताया ना आपको, मैनेजमेंट कोटा सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अच्छा, यहाँ पे एक ही है, आप जिस एक ही कॉलेज है, इसलिए हमारे पास यूनानी में जो है ना कोई तेलंगाना के बाहर है, कर्नाटक में बहुत है, कर्नाटका में बहुत है, और कई बच्चे जाके वहाँ पर एडमिशन लेते भी हैं। पैकेज है वहाँ पे, गुलबर्गा में जो कॉलेजेस है, बीजापुर में है और तुमकुर में है, कई जगह पर कर्नाटका में बहुत है यानी यूनानी कॉलेज। तो आपको यूनानी में हो या आयुर्वेदा में एडमिशन लेना हो तो हमारे पास जो है चूंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में है। बाकी के पूरे जितने 4 कोर्सेस हैं, 3 कोर्सेस जो बचे हुए हैं, जैसे यूनानी है, आयुर्वेदा है और आयुर्वेदा भी गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट का 2 कॉलेज है, आयुर्वेदा के 2 कॉलेज हैं। एक कॉलेज है यहाँ पर BRKR जो यरागड्डे में है और दूसरा है AL अनंता लक्ष्मी वरंगल में है। अनंता लक्ष्मी यूनानी का आयुर्वेदा कॉलेज वरंगल में है। तो ये 2 आयुर्वेदा के कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज यूनानी की है, एक कॉलेज नेचुरोपैथी के जिसको हम महात्मा गांधी नेचुरो क्यूर सेंटर कहते हैं, बलकमपेट में है। और ये एक जो है ना होम्योपैथी की गवर्नमेंट कॉलेज है रामंतापुर में, JSPS कहते हैं उसको। अलबत्ता होम्योपैथी एक ऐसा कोर्स है जिसमें 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो अगर कोई होम्योपैथी में मैनेजमेंट कोटा में सीट लेना चाहते हैं, पेमेंट सीट लेना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही ले सकते हैं हमारे तेलंगाना में। अदरवाइज दूसरे आयुष के जो कोर्सेस है उसमें जो है ना आप प्राइवेट में कोई मैनेजमेंट कोटा की पेमेंट सीट नहीं ले सकते। अच्छा, एडमिशन ओपन है, स्पॉट एडमिशन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ओपन है, विंडो ओपन है, तो तलबा को क्या कुछ दस्तावेजात लेकर जाना होगा, क्या तैयारी करके जाना होगा? देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है आज तो संडे है, हो सकता कभी कभी संडे को भी नोटिफिकेशन इशू होता है केएनआर रिजर्व का। जिस तरह से पेरेंट्स यहाँ से गए थे 25 लोग, तो वहाँ पर जो जॉइंट रजिस्ट्रार मोहतरमा है उन्होंने जैसा कि उनको बताया कि 9 दिसंबर या 10 दिसंबर आखिरी तारीख है, टेंटेटिव बताया वो, तो हो सकता है कि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम 9 या 10 को ही पकड़ के चलते हैं। तो आज तो 7 तारीख हो गई, तो अब हमारे पास बच जाते हैं सिर्फ 2 दिन। तो अगर आज नोटिफिकेशन इशू नहीं होता है स्पॉट एडमिशन का संडे की वजह से, तो टेंटेटिव संडे होने की वजह से, तो फिर कल अगर सुबह में इशू होता है तो दिन भर लोगों के पास रहेगा, क्योंकि उनको 9 को जो है ना क्लोज करना है। तो ये हो सकता है कि 10 को क्लोज करेंगे, डीडी वगैरह चाहिए इसके लिए। हाँ, तो उसके लिए नोटिफिकेशन में वो बता देंगे कि स्पॉट एडमिशन ऑन सो एंड सो टाइम विल बी कंडक्टेड एट सो एंड सो वेन्यू डिक्लेयर करेंगे। और 99.99% काकतिया यूनिवर्सिटी में ही होता है, क्योंकि वहां पर ही इसकी सारी फैसिलिटीज है केएनआर रिसर्च में फैसिलिटीज में एडमिशन के लिए। तो इस एतबार से काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल में बच्चों को जाना पड़ेगा। मतलब एडमिशन यहाँ लेना है, लेकिन जाना वहां कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन जाके आपको जो है ना एडमिशन के लिए अलॉटमेंट ऑर्डर जो है ना वरंगल से लाना पड़ेगा। तो वहां पर जो है ना आपको बुलाएंगे। तो अगर कल नोटिफिकेशन इशू होता है तो 10 दिसंबर जो है ना क्लोजिंग हो सकती है। अगर आज नोटिफिकेशन इशू होता है तो 9 दिसंबर क्लोजिंग हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो है ना यानी नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन में हो सकता है कि वो बार बार वो कह रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन नहीं है, लास्ट ईयर तो स्पॉट के नाम पे दिए थे, कोई और नाम पे हो सकता है, लेकिन पर्सनल जाना कैंडिडेट का जरूरी है, क्योंकि अब इसके बाद जो है ना अगर सीट वेकेंट हो जाती है तो भरने का कोई चांस नहीं होता है, वैकेंट ही रह जाएगी, जैसे 2023 में हुई थी।
तो इस एतबार से जो है ना आपको पर्सनल जाना जरूरी है। तो जाते हुए आपको अपने साथ में एक डीडी बना के ले जाना पड़ेगा 8,000 का, जो यूनिवर्सिटी वो लास्ट ईयर था 8,000, हो सकता है इस साल कुछ मेंशन होगा उसमें, तो उसमें कोई चेंज हो सकता है या वही रह सकता है। तो आप जो है ना एक डीडी बना लेंगे, किसी भी बैंक से ले सकते हैं आप, पेएबल एट वरंगल। तो ये डीडी ले लेंगे आप 8,000 का, जो यूनिवर्सिटी फी है जो रिफंडेबल नहीं है फिर आपको, अगरचे आपको एडमिशन मिलता है तो ही वो, अदरवाइज आपकी डीडी आपको वापस कर दी जाएगी। तो और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके, कस्टोडियन सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। कुछ बच्चे जो है ना, सर्टिफिकेट वहां पर सिर्फ वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन वहां पर ही होगा, उसके बाद वापस हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज का स्टाफ वहां आ जाएगा। हाँ। यूनानी का कॉलेज का स्टाफ भी वहां आएगा प्रिंसिपल के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जमा होंगे वो तो कॉलेज में ही होंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो जमा यहाँ करेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन वहां पर होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको दे दिया जाएगा, फिर यहाँ लाके आप कॉलेज में जमा कराएंगे। तो आप जो है ना डीडी बनाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेंगे और जीरोक्स कॉपी ले लेंगे 2 सेट, और खुद कैंडिडेट का वहां पर जाना। तो देखिए एडमिशन के लिए 3 चीजें मैंडेटरी हैं, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट एक, और टोटल ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग आइदर फॉर स्पॉट एडमिशन और इन द कॉलेज। और दूसरा जो है ना कंप्लीट फी इन द शेप ऑफ डीडी। अब कोई बच्चे जो है हो सकता है कि किसी और कोर्स में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे बी फार्मेसी में ले लिए, बीपीटी में ले, कोई ऐसे कोर्स में ले लिए समझिए, तो इन बच्चों को चाहिए कि वो अपने कॉलेज से जो है ना अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाल के रख लें, क्योंकि आपको फिर कल या परसों मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी साल एडमिशन लिया है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या बता सकते हैं? कॉलेज से निकलवा, क्या कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे? हाँ, देखिए लास्ट ईयर एक ऐसा ही हुआ मामला, एक लड़की थी हाजिरा, और वो जो है ना, मैं वो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, फिर वो लोग एतराज करेंगे कि साहब हमको बदनाम किया जा रहा है बोल के। तो वहां पर वो फार्मेसी कर रही थी, बी फार्मेसी कर रही थी। तो वो उस लड़की के वालदा वहां जाके उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को बीयूएमएस में एडमिशन मिल रहा है इस साल, आपके पास मैं 1 साल पढ़ा चुकी हूँ, आपकी बाकी का जो बचा है फार्मेसी के 3 साल की जो फीस है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, आपकी जो पेनाल्टी है वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, अब मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिटर्न कीजिए। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन वालों ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार हमारे पास आ गए तो हम ना तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिटर्न करते हैं, ना आपकी फीस के लिए हम बच्चों को रखते हैं। तो इस एतबार से कुछ जो है एरोगेंट मैनेजमेंट भी होता है। तो इसी एतबार, और आप अगर ये समझेंगे कि मैं कस्टोडियन सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा या जाऊंगी और वहां पर मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपके रूल में खुला लिखा हुआ है कि एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टोडियन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर मैंडेटरी। तो जो बच्चे अगर किसी और कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं और वहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप आज कल में जो है ना अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट से निकाल लीजिए, अगर आपको इस बात का यकीन है। देखिए आप कॉलेज मैनेजमेंट से एक माहिदा यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने कहा 1 साल बच्ची का मुकम्मल हो गया, अगर कोई है अब बीएमएस में एडमिशन के लिए अगर वो तैयार है कि भाई मेरा हो सकता है या नाम आ गया मेरा, और इस साल उसने किसी और चीज में एडमिशन किसी और सब्जेक्ट में ले लिया, तो उसके लिए क्या होगा? हम वही वो आप कॉलेज में 1 साल आपने मुकम्मल कर लिया, वो तो हो गया था। अब यहाँ पर जो है ना आप इसी साल आपने रिपोर्ट किया है, बीपीटी में कई बच्चे ले चुके हैं ऑलरेडी, फिजियोथेरेपी में कई बच्चे ले चुके हैं। तो अब इनको जो इनका और इनके मैनेजमेंट के बीच में जो माहिदा है वो काम करेगा। अब मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वक्त रहने तक ही जो है ना अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस निकाल लीजिए, ताकि कल अगरचे आपको जो है ना क्योंकि आपको 1 दिन से ज्यादा जो है ना बीच में गैप नहीं मिलेगा। अगर स्पॉट एडमिशन डिक्लेयर होता है किसी नाम से हो, चाहे स्पॉट नाम से हो या लास्ट वैकेंसी राउंड कहिए, सेकंड वैकेंसी राउंड कहिए या क्लोजिंग वैकेंसी, कुछ भी नाम से देंगे, क्योंकि वो बारहा जो है ना स्पॉट वैकेंसी पे बड़ा जो है ना तकरार कर रहे थे वो। तो चलिए हम उसको मान लें, लेकिन आपको पर्सनल तो जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक के पर्सनल लोग नहीं बुलाएंगे वो सीट जो है ना हम कभी भी फिलअप नहीं होंगे। साल भर भी ये लोग अगर जो है ना ऑनलाइन मंगाते रहेंगे, साल भर बच्चे अप्लाई करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, सीट्स खाली जाती रहेंगी, क्या रिपोर्ट होते रहेंगी। तो केएनआरएचएस को चाहिए कि और जो है ना फर्दर वक्त जो है ना तबाह मत करें और ज़ाया मत करें, और फौरी जो है ना या तो किसी नाम से जो है ना आप आखिरी राउंड कंडक्ट कीजिए और बच्चों को फिजिकली बुलाइए, बुला के जो है ना चाहे वो आयुर्वेदा के हो, चाहे नेचुरोपैथी के हो या यूनानी के जो सी मखलूआ हैं उनको फौरी भर दीजिए, क्योंकि अब तकरीबन जो है ना 9 या 10 दिसंबर में फास्ट अप्रोचिंग है। तो इस एतबार से तो कैंडिडेट को जो है ना ओरिजिनल सर्टिफिकेट डीडी लेके जाना होगा। पहले मैंने बता दिया है कि वहाँ जाने के अच्छा, एक चीज और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला नहीं ऐसा वही, अगर वहां पहुंच गए तो मेरिट अगर
मेरिट वाला थोड़ा बाद में आया हो, जो कम मेरिट वाला उसको पहले अगर लेटर मिल गया ना वो ऐसी सूरत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे मिसाल के तौर पर कॉलर है शायद हमारे साथ जुड़ के उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम जी, ये मुंसिफ टीवी। हाँ मुंसिफ टीवी। हाँ मुंसिफ, ये अभी आप अब्दुल साहब ने बताया कि 1 साल हो गया था बी फार्मेसी में और उसके बाद उनको टीसी नहीं दिए कॉलेज वालों ने। तो ये क्या रूल्स में है क्या, ऐसा नहीं देना या ऐसा कुछ, या कॉलेज वालों की ज्यादती थी उन्होंने नहीं दिए जबकि फीस भी भर दिए थे उन्होंने? चलिए तो क्या है रूल्स के अंदर है क्या ऐसा नहीं देना? बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। तो अब्दुल रब साहब क्या कुछ इस पर जवाब देना? नहीं, सवाल बड़ा अच्छा है कि देखिए ये इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द कॉलेज मैनेजमेंट। कॉलेज का जो मैनेजमेंट है ना, ये उनकी मर्जी की बात है, आप बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सकते। रूल नहीं है कोई ऐसा? रूल नहीं है, रूल कोई नहीं है। वंस यू हैव एडमिटेड यू कैन टेक द टीसी सब्जेक्ट टू the condition that college management agrees to give it। अगरचे आप जो है ना, अगरचे अभी ये ऐसे करते रहेंगे तो फिर जो है ना उनके पास सीट्स खाली रहते रहेंगी ना। हालांकि आप पे करते बोल रहे, फीस पूरी पे कर देते बोल रहे, वहां पे फीस के लिए नहीं बुलाते ना वो लोग। उनके कॉलेज से कितने बच्चे अपियर हुए थे, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे, उनका एक्सपीरियंस बताने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, फिर उसमें और क्या होता है, कुछ बच्चे जो है ना बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो कॉलेज ऐसे बच्चों को जो है ना नहीं छोड़ना चाहता। उसकी वजह से उनके कॉलेज का रेपुटेशन बढ़ता है ऐसे बच्चों की वजह से। तो ये कॉलेज मैनेजमेंट का प्रेरोगेटिव है, वेदर दे कैन लीव और नॉट। आप उसके लिए आप कोर्ट को जाइए भाई, आपके पास ओपन ऑप्शन है। आप अगर जो है ना मैनेजमेंट आप कोर्ट को जाइए। सवाल उनका यही था कि कोर्ट को जाना इतना टाइम नहीं है ना, रूल नहीं है, 2-3 दिन का टाइम है। रूल तो कुछ नहीं है, रूल तो कुछ नहीं है कि आप जो है ना कॉलेज मैनेजमेंट एग्री करता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप कुछ नहीं करते। लास्ट ईयर बच्चे कुछ नहीं कर सकी, नो शी इज कंटिन्यू वही कंटिन्यू कर रही है। तो चलिए इसका फर्स्ट सर्व वाली जो बात हम फर्स्ट कम सर्व वाली, इसमें आपने बोला कि मेरिट पे ही होगा, तो मेरिट वाला कोई ज्यादा मेरिट वाला वो बाद में आया, 3 बजे आया, जी, कम वाला 12 बजे आ गया, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? टाइमिंग वहां पर दे दिए गए हैं, यू हैव टू रिपोर्ट बाय 11 AM, वहां पे लिखा हुआ है टाइमिंग, नोटिफिकेशन में दिया गया है। और रैंक वाइज देते हैं वो लोग, ये रैंक से ये रैंक तक ये टाइम में आएगा, ये रैंक से ये रैंक तक ये टाइम में आएगा, ये रैंक से ये रैंक तक ये टाइम में आएगा। तो आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपका रैंक कौन से टाइम में आ रहा है, वो टाइम में जो है ना आप जाके वहां पर रिपोर्ट करना। अगर उसके बाद में आप आधा घंटा लेट जाएंगे, 15 मिनट लेट जाएंगे, अगरचे वहां का जो वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज बाई रूल यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। अच्छा, ये स्पॉट एडमिशन के ताल्लुक से अगर हम करें कि तलबा के पास क्या ये चॉइस होती है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए? यहाँ तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज आपने इस तरह से बताया, लेकिन पूरे इंडिया की बात करें या होम्योपैथ की हम बात करें या दूसरे जो है नेचुरोपैथी वगैरह की बात करें, या उसमें भी ऑप्शन आता है कि आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर से फॉर एग्जांपल जो है ना किसी स्टेट में, जैसा कि आपने कहा मल्टीपल कॉलेजेस हैं एक ही कोर्स के लिए, तो आप जो है आपके मेरिट के एतबार से आप इन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस कॉलेज के नाम लिख के देंगे। तो अब वो जब वहां पे कमेटी बैठी हुई है वो देखेगी कि इस कॉलेज में फर्स्ट मेरिट किसका है, तो उसको एडमिशन दिया जाएगा। सेकंड मेरिट किसका है, उसको एडमिशन दिया जाएगा। आपका हालांकि आपने फर्स्ट कॉलेज ऑप्शन दिया था, लेकिन आप मेरिट में वो कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन में जाएंगे आप। अब वो सेकंड में भी नहीं आ रहे हैं तो आप थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, ऐसा है। अच्छा, बीएमएस के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, एडमिशन तो चलिए मिल गया, एडमिशन के बाद बीएमएस जो करके बच्चे निकल रहे हैं उनका करियर कैसा है? बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखिए, इस साल जो है ये यानी खुशखबरी आई है, ऑफिशियली तो मैं यानी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 99% कहा जा रहा है कि इट इज करेक्ट। क्योंकि परसों जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, ईसी मीटिंग, वो लोग चूंकि मुझे एज ए ऑनररी एडवाइजर बुलाते हैं हमेशा, तो उसमें गया तो ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनके वो आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि अभी यूएई और केएस से ये दो मुकाम पर यूनानी और आयुर्वेदा को रिकॉग्निशन दिया गया है। तो अब हो सकता है कि आने वाले साल से इन बच्चों को जिन्होंने यूनानी और आयुर्वेदा किया हुआ है, ये लोग जो है ना वहां पर जाके प्रैक्टिस करने के या जो किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम करने के अहल हो जाएंगे। लेकिन अभी ये तो जो है ना सिर्फ सुनी सुनाई बात है, ऑन पेपर नहीं है। तो जब तक ऑन पेपर नहीं होगी, लेकिन मैं जो है ना
जिस शख्स से ये बात मालूम है, जिस पर्सनालिटी से ये बात मालूम है, वो ऑथेंटिक सोर्स है। तो इस एतबार से जो है ना, अब तक यूनानी का और आयुर्वेदा का जो है ना, इंडिया से हटकर बाहर कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन अब कोरोना के बाद इसके फ्यूचर में इजाफा हुआ, यहाँ इंडिया में बहुत बढ़ गया। जड़ी बूटी का जो इलाज है वो उसकी डिमांड बहुत बढ़ी है। जी बहुत, कोरोना के बाद से लोग तो जो है ना एलोपैथी से बहुत ज्यादा जो है ना मुतनफर होते जा रहे हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो ये लोग आजकल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बहुत प्रीफर कर रहे हैं, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेदा हो। होम्योपैथी को तो खैर कोई ज्यादा वो नहीं करता है, समझिए आप, लेकिन उसके भी यानी चाहने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तीन सिस्टम में नेचुरोपैथी का भी अपना एक अलग मुकाम है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी में इलाज नहीं हुआ था, ऐसी बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथी में हुआ है, तो हम उसको टोटली उसको भी नहीं नकार सकते। लेकिन यूनानी और आयुर्वेदा जो है, ये दो ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा लोगों का अब फेथ बढ़ गया है। या कोरोना के बाद से जो है ना, बहुत ही इनका फेथ बढ़ गया है। लोग जो है ना एलोपैथी को छोड़कर इन दवाओं की तरफ मायल हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज बहुत कॉमन है कि बच्चा जो एडमिशन लेता है उसके दिमाग में यही रहता है कि एमबीबीएस करना है। बीएमएस में एडमिशन जब भी लेता है जब उसको एमबीबीएस में नहीं मिलता है। तो अच्छा, एडमिशन ले लेता है तो उसके दिमाग में यही रहता है बीएमएस करने के बाद भी प्रैक्टिस जो है वो एलोपैथी की ही करेगा। तो क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे जो बीएमएस कर चुके हैं कि भाई आप कदीम जो तरीका इलाज है यूनानी का, उसमें कुछ अपग्रेड करें, उसमें कुछ तजुर्बे करें, उसमें कुछ मशक करें ताकि उससे फायदा हो और यूनानी को भी फायदा हो। जी देखिए, एक आयुर्वेदा की एक डॉक्टर है, मुझे सहाय, लास्ट में सहाय नाम के साथ सहाय है उसका एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था। उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिला था, लेकिन उसने एमबीबीएस को ठुकरा दिया, ठुकरा के आयुर्वेदा को ऑप्ट किया। और आयुर्वेदा में अब आलम यह है, इतना रिसर्च की है वो लड़की अब खातून हो गई है, लड़की क्या है, खातून हो गई है, इतना रिसर्च किया है कि उसका जो उसके यानी उस अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि उसके अपॉइंटमेंट के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए। उसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए आयुर्वेदा वे ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। और जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, अगर आप 11 बजे जाके वहां बैठते हैं तो 5 बजे तक भी आपका नंबर आ जाए तो उसका शुक्र अदा कर रहा है। तो देखिए, कोई भी कोर्स होने दीजिए, अगर आप टोटली इन्वॉल्व होकर करते हैं, और रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी कोर्स कीजिए आप, उसमें जब तक आप रिसर्च नहीं करते, उसमें कोई नई बात पैदा नहीं करते, उसको जो है ना फायदामंद लोगों तक है बोल के बताते नहीं है, पहुंचाते नहीं है लोगों तक, तो वो कोर्स आप करके जो है सिर्फ डिग्री होल्डर हो जाते हैं। आप प्रोफेशनल जो है ना उस यानी एरिया के जो है ना प्रोफेशनल नहीं कहलाते। हमेशा एक बात याद रखिए, रिसर्च आपको हमेशा जो है अहमियत भी दिलाता है, आपके लिए नए नए रास्ते भी खोलता है। तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि अगर आप यूनानी लो या आयुर्वेदा लो, आप जो है ना खाली डिग्री ले लेके ये क्लिनिक खोलने के मत बैठिए, रिसर्च कीजिए। जैसा कि आपने कहा कि जो एलोपैथी में जो चीजें सही ढंग से हो नहीं रही है, उनको आप अपनी फील्ड की दवाओं से, अपनी फील्ड के ट्रीटमेंट से किस तरह जो है ना बेहतर और उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और लोगों में जो है ना एक लोगों के ध्यान में होता है बीएमएस में एडमिशन होता है, लेकिन दिमाग में उनके यही रहता है एलोपैथी यूनानी भी नहीं करना है, और करते भी यही डॉक्टर ज्यादातर यही करते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर बैन लग गया है। अभी कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं पहले ही बताया ना आपको कि अब यूनानी वाले हो या आयुर्वेदा का फिर अलग मामला है, वो मिक्सोपैथी अगर करते हैं तो अलग, उसको छोड़, सिर्फ यूनानी के तक मैं बात कर रहा हूँ। और अब जो है ना आप एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एक। और इवन यानी कोर्ट यहाँ तक भी कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, उनको जो है ना अधिकार दिया गया है कि अब ये लोग जो है ना यूनानी जो क्लिनिक लगा के बैठे हैं उनके क्लिनिक पर रेड करें, रेड करके अगर कोई वहाँ पे एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर वो जो भी उसका यानी वो है वो उसको आगे जो है ना एक्शन लिया जाए। अच्छा, क्योंकि वक्त की कमी है, लड़कियों के लिए क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे कि अक्सर होता है लड़कियों को एडमिशन नहीं मिलता तो नर्सिंग में चली जाती है, नर्सिंग के बजाय अगर वो बीएमएस करें तो कितना? लड़कियों के लिए तो बीएमएस बहुत ही ज्यादा जो है ना फायदामंद है मेरी नजर में। देखिए, लड़कियों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बीएमएस करने के बाद अगर बीएमएस एमडी कर लेंगे तो आप गायनिकोलॉजी में जो है ना आपको बहुत ब्राइट फ्यूचर बन जाता है आपका गायनिकोलॉजी में। और लड़कियां जाहिर है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो? आपने जैसे कहा कि बीएमएस वाले तरीके से कीजिए। देखिए, हमारे बचपन में जो है ना गाँवों में भी डिलीवरी होती थी, तो क्या कोई डॉक्टर आके अभी भी जो बीएमएस लड़कियां करती है, मैंने देखा है कि वो नर्सिंग होम खोल के तो नहीं कर सकती, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी कराती है। बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे मैं गाँव की बात बता रहा था, मेरे बचपन में देखता था कि वो दाया नाम की कोई लेडी आती थी, दाया होती थी, दाई बोलते थे, वो आती थी, वो आके जो है ना डिलीवरी करती थी।
तो वो ये यूनानी सिस्टम नहीं था वो करने का। तो उसको आप यूनानी सिस्टम से जो है ना डिलीवरी से करने का, नॉर्मल करने के। देखिए एलोपैथी में एक बीमारी बन गई है, जाते ही सीजरियन, जाते सी सेक्शन, यानी पैसा कमाने का एक धंधा बन गया है। तो आप ये प्रूफ कीजिए कि आपके यूनानी दवाओं के थ्रू उनको कोई ऐसी दवाएं देते जाइए जिसकी वजह से हर डिलीवरी नॉर्मल हो, तो जाहिर है कि लोग जो है ना आपकी तरफ राग़िब हो जाएंगे। लोग जो है नहीं भाई वो दवाखाने में जाएंगे फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। 90% लोग ये नहीं चाहते हैं कि सिजेरियन कराए, कोई भी नहीं चाहता कि सी सेक्शन करवाए, लेकिन मजबूरी है उनकी। डॉक्टर ऐसा डरा देते हैं वैसे नहीं करेंगे तो बच्चे की जिंदगी को खतरा है या माँ की जिंदगी को खतरा है। तो जाहिर है कि आदमी जो है ना घबराहट में कुछ भी करता, अपना जेवर बेच देता, घर रहने रख देता, लाके अपना काम करा देता। इसको आप जो है ना गलत साबित कीजिए ना, आप यानी अपनी क्लिनिक खोलिए, अपना मैटरनिटी होम खोलिए। कई ऐसे बीएमएस के आज भी डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, मेरे खुद जान पहचान के हैं एक, वो उनके पास रोज 10-12 डिलीवरी होती है, नॉर्मल है। कभी कभार जो है ना सी सेक्शन होता है और आपको सी सेक्शन का परमिशन है। बीएमएस करके अगर आप एमडी करे हैं और गायनिकोलॉजी फील्ड में है यार, तो आपको सी सेक्शन का परमिशन है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी कर चुके हैं, आपको डिसेक्शन मालूम है। तो ये चीजें अक्सर नहीं मालूम होती है, तो जिसका परमिशन है। तो लड़कियों के लिए तो यूनानी बहुत ही बेहतरीन कोर्सेस है। और आप जो है ना, मैं तो लड़कियों से यही कहूंगा कि आप जो है ना बेखसूस बीएमएस में मत रुकिए, आप जाके एमडी कीजिए। एमडी में जो है ना, जब आपको सर में इसका परमिशन मिल जाएगा, आप अपना ओन मैटरनिटी होम डाल के जो है ना इस बात को गलत साबित कीजिए कि हमारे पास जो सी सेक्शन और हमेशा सर्जरी या जो भी वो है डॉक्टर्स जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो इसको गलत साबित कीजिए और नॉर्मल डिलीवरीज की तरफ लोगों को लेके आइए, इंशाल्लाह आपका नाम बहुत हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रब साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और काफ़ी मुफीद मशवरे जो दिए। तो नाज़रीन, आज अब्दुल रब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बीएमएस में स्पॉट एडमिशन के विंडो खुले हैं, उस ताल्लुक से इन्होंने काफ़ी मुफीद मशवरे भी दिए, जानकारी भी दी। अगर आप भी अहल हैं बीएमएस में एडमिशन के, तो मौका बहुत थोड़ा मिला है, शायद 1 या 2 दिन, मेरे ख्याल से 1-2 दिन का ही वक्त मिलेगा। तो कोशिश करिए कि एडमिशन आप 1-2 दिन में ट्राई करके ले लीजिए, ताकि जो सीटें खाली चली जाती हैं वो सीटें पुर हो जाएं और आप भी एक अच्छा मुस्तकबिल बनाने के अहल रहें। चलिए, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।